जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका हम लोग सीरीज़ या मैराथन आप कह लें। तो उसका पार्ट 1 हो चुका था, ये आपका रहने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस को देखा था, इसमें हम 10 से अधिक क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं जो आपके हर साल के पेपर में, तो वो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो हम अब 3-4 तो देखेंगे नहीं। तो इसके लिए इसमें 2021-2019 दोनों का पेपर है। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पीछे के जितने क्वेश्चन हैं उन सबको कवर कर लेंगे। तो ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से भी ले सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूँगी। इसके साथ ही अगर पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है लिंग और शिक्षा क्या है, मतलब व्हाट इज़ जेंडर एंड एजुकेशन। तो ये दोनों को अलग अलग पूछा है, अगर साथ में पूछे तो उसका आंसर अलग होगा, क्योंकि यहाँ आपसे जब लिंग और शिक्षा पूछा है तो आपको इन दोनों को ही बताना है। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे, लिंग एक लैटिन भाषा का शब्द है। लिंग जो हम कहते हैं ये एक लैटिन भाषा के शब्द से आया है जिसका मतलब होता है जीनस। तो अगर आपको पता हो कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर, तो ये जेंडर जो है ये एक लैटिन वर्ड है जो कहाँ से आया है, आपका जीनस से। कहाँ से आया है, जीनस से आया है, जिसका मतलब होता है टाइप या फिर शॉर्ट। क्लियर है। गर्डा लर्नर के अनुसार लिंग एक ऐसा मुखौटा है, वेश एवं कवच है जिसमें स्त्री एवं पुरुष एक समान नृत्य करते हैं। तो ये जो लर्नर है इनका कहना है कि लिंग क्या है, एक ऐसा मुखौटा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जो है क्या करते हैं, बाहरी से एक मुखौटा लगा होता है, एक वेश, एक कवच की तरह, जिसमें दोनों एक समान होते हैं। यहाँ नृत्य करने से मतलब डांसिंग से नहीं है, नृत्य से मतलब है कि एक समान रहते हैं, लेकिन समाज ने उनको क्या किया है, अलग अलग बताया है। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में आपने बहुत सारे लोगों का पढ़ा है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का लिखा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। आप चाहे तो महात्मा गांधी का भी लिख सकते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अब इसके बाद आप बताएंगे कि लिंग जो है वो क्या है। तो लिंग जो है सबसे पहला जो इसमें आता है वो है समाज द्वारा निर्मित। जो मैंने अभी कहा, लिंग क्या है, सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। इसमें किसकी बात की जाती है, भूमिकाओं की बात की जाती है कि लड़के की क्या भूमिका है, लड़की की क्या भूमिका है। अधिकारों की बात की जाती है। उत्तरदायित्व का व्यू, एक प्रकार से उसकी संरचना को दिखाया जाता है। लिंग एक सीखा गया व्यवहार है, ये आप जन्मजात नहीं, आप अपने साथ लेकर के आते हैं। समाज में रहकर उसके बीच में आप सीखते हैं। समय के साथ परिवर्तन भी होता है। आपको पता है पहले की जो धारणाएं थी कि महिलाएं ऐसे रहेंगी, अब वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, या पुरुषों के प्रति भी जो धारणाएं थी वो भी बदलती हैं। तो प्रकृति जो है वो परिवर्तित होती रहती है। तो उस प्रकार से जो समय है उसके साथ होने वाला जो परिवर्तन है उसका प्रभाव हमें इसके ऊपर, लिंग के ऊपर भी देखने को मिलता है। संस्कृति में अलग अलग भूमिकाएं, अगर हम ये कहें कि क्या सभी संस्कृति में एक समान लिंग की भूमिका है तो उत्तर है नहीं। सभी संस्कृतियों में ये एक समान नहीं देखी जाती है। क्या अगर कोई लड़की, भारत में रहने वाली लड़की को अगर बाहर काम नहीं करने दिया जा रहा है, अपनी स्वेच्छा का काम, तो ऐसा नहीं है कि वो कनाडा में भी होगा, वो अमेरिका में भी होगा। वहाँ की औरतें तो फ्री हैं, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। तो इस प्रकार से लिंग जो है अक्रॉस आप कह सकते हैं अलग अलग नेशंस में अलग अलग जो है रूपों में आता है। विद्यालय, समाज, घरों में दी जाने वाली शिक्षा ही हमें लिंग का ज्ञान कराती है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता हम कहाँ रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम उसी समाज में, अपने परिवार में और अपने विद्यालय में, यहीं से तो हम इन चीज़ों को सीखते हैं, किसका क्या काम है, किसको कैसे बोलना है, किसको घर के अंदर रहना है। तो ये ज्ञान हमें कौन कराता है, तो ये ज्ञान हमें कराने का काम कौन करता है, हमारा समाज, हमारा विद्यालय, हमारा परिवार। तो यहाँ पे देखिए, अब जब आपने इतना लिख दिया कि लिंग क्या है, समाज क्या है, तो दोनों को जोड़ते हुए भी आप बता सकते हैं कि लिंग शिक्षा क्या है अंत में। तो आप वहाँ बता सकते हैं कि लिंग के अनुसार दी गई शिक्षा ही क्या है, आपका लिंग शिक्षा होती है, जिसमें बताया जाता है कि लड़के को क्या काम करना है और लड़की को क्या काम करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत की लिंग संस्कृति क्या है।
अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। अभी आपसे पूछा कि भाई लिंग शिक्षा क्या है, अब बोल रहा है कि भारत की लिंग संस्कृति क्या है। तो जब हम बात करेंगे लिंग संस्कृति मतलब जेंडर, आपका कल्चर कैसा है भारत में, तो भारत का जो कल्चर है वो भी काफ़ी पुराना है। लेकिन जब बात लिंग संस्कृति की हो तो धर्म, दर्शन, भाषा, लिपि सबसे ऊपर उठकर हम देखते हैं कि समाज की छोटी इकाई परिवार, जहाँ सामाजिकरण की प्रक्रिया लड़के लड़कियों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो आप ये देखिए मिला जुला करके जो बात है वो ये है कि जो लिंग संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति पुरानी है और उसमें साइंटिफिक व्यू पॉइंट का भी मर्जेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कि लड़के को क्या करना है, लड़की को क्या करना है, तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म, दर्शन, भाषा, लिपि इन सब से ऊपर उठ करके क्या करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। और वो कहाँ पर होता है, जो समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, परिवार में। यहाँ पर सोशलाइजेशन की प्रक्रिया, जो समाजीकरण की प्रक्रिया सिखाई जाती है, वो परिवार में क्या होती है, अलग अलग तरीके से होती है। अब भारत में कहे या फिर आपको लिंग संस्कृति बोले तो इसकी शुरुआत किस किस स्तर से होती है, तो वो देखिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बचपन से। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, उसके बाद से ही बचपन से इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और एडल्ट होने तक उनको सिखाया जाता है और फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपने आने वाले लोगों को फिर ये इस तरह शुरू करते हैं अपने बच्चों को, कि फिर उसके बचपन में उन्होंने भी वैसे ही जिस खिलौने से, जिस कलर के खिलौने से लड़कों के लिए बनाया गया है वो उसी से खेलेंगे। लड़कियों के लिए पिंक कलर है, लड़कों के लिए ब्लू या कोई और कलर है। तो ये सब क्या है, आपका स्टीरियोटाइप, और ये सब सामाजिक के द्वारा दिमाग में डाली गई जो लिंग भूमिका है वही तो है आपका। तो जिसकी अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत एक परिवार में सबसे पहले होती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में ही आता है और परिवार से ही क्या बनता है, धीरे धीरे चेन के फॉर्म में समाज बनता है। तो लिंग संस्कृति सदैव, अब अगर भारत में आप कहें तो प्राचीन में क्या था, अत्यधिक बंधन, शिक्षा से वंचन। अगर आप देखें तो वैदिक काल में ऐसा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल से होते ही धीरे धीरे इसका जो है ह्रास होने लगा। उसके बाद मध्यकाल आया, बौद्ध काल आया, फिर मध्यकाल आया। तो सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छूट थी, लेकिन उस लेवल की नहीं थी। लोगों की सोच तब भी ऐसी थी। वर्तमान में भी सोच है, लेकिन आज क्या है, सुधार है थोड़ा, लेकिन इतनी सक्रिय भागीदारी आज भी हमें देखने को नहीं मिलती है। जब भारत की बात करेंगे तो आप उसमें ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक, ये है आपका लिंग संस्कृति। लिंग संस्कृति समझ में आया कि जब कल्चर की बात हम कर रहे हैं तो इंडिया का कैसा कल्चर है, एंशिएंट टाइम में इंडिया में कैसा हुआ, प्रेजेंट में कैसा है, इसके साथ इस जो आपका जेंडर कल्चर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किस अवस्था से होती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। लिंग आधारित परिप्रेक्ष्य क्या है, तो इससे देखिए दो प्रश्न पूछा है। एक में देखिए ये पूछा इन्होंने कि लिंग आधारित परिप्रेक्ष्य क्या होता है, जेंडर बेस्ड पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बेस्ड पर्सपेक्टिव। और एक आपका 2019 में पूछा है कि भारत में लिंग आधारित परिप्रेक्ष्य क्या है। प्रश्न दोनों ही समान है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप भारत के लिए ही पढ़ते हैं। फिर भी प्रश्न को इन्होंने थोड़ा देखिए कैसे टर्न करके दे दिया है। तो ये दोनों एक ही है, चाहे लिंग आधारित पूछे चाहे भारत में लिंग आधारित पूछे। ठीक है, तो लिंग परिप्रेक्ष्य, जेंडर पर्सपेक्टिव एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो सेक्स लिंग प्रणाली से संबंधित, मतलब कि जो आपका जेंडर है और जो सेक्स है उसके प्रणाली से संबंधित घटनाओं को, गतिविधियों को, प्रक्रियाओं को का अध्ययन एवं उसके प्रभाव और समाधान देती है। मतलब एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसमें जो आपका सेक्स और जेंडर है दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उनको देखने का काम, उन घटनाओं को जानने का, उनको जो है अध्ययन करने का, उनके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं समाज पे, और अंत में उसका समाधान देने का काम कौन करता है, ये परिप्रेक्ष्य। जो परिप्रेक्ष्य किससे संबंधित है, जेंडर से संबंधित है। अब लिंग आधारित परिप्रेक्ष्य आपसे पहले वाले प्रश्न में अगर आपने देखा तो वहाँ भारत नहीं लिखा है, तो दूसरे में लिखा है। तो जब भारत लिखेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ भारत वाला परिप्रेक्ष्य बताएंगे। अगर भारत में नहीं दिएगा, सिर्फ लिखेगा लिंग आधारित परिप्रेक्ष्य, तो आपको दोनों बताना होगा। क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव भी आपको बताना होगा और भारतीय इंडियन पर्सपेक्टिव भी। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो लिंग आधारित परिप्रेक्ष्य है उसकी सूची काफ़ी लंबी है। लंबी क्यों है?
क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि जो भारतीय है वहाँ पे हमारे यहाँ जो है अगर आप देखेंगे जेंडर रोल को काफ़ी अच्छे से बनाया गया है सोच समझकर। तो लैंगिक भेदभाव एक बड़ी समस्या है भारत के लिए, जो आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी समाज में निहित है। पितृसत्तात्मक मानदंड मानसिकता ही बन गई है लोगों की, आज भी पुरुष प्रधान इतने सालों से है, तो वो एक दिन में नहीं जाएगा, ये भी बात सच्चाई है। स्त्री एक भोग की वस्तु, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो चाहे आप जेंडर को देखें चाहे आप सेक्स को देखें, तो अगर उसमें फ़ीमेल है तो फीमेल को एज अ आप कह सकते हैं पीस ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, भोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। जेंडर में देखें तो उसके रोल हमेशा पैसिव दिखाए जाते हैं, निष्क्रिय, वो पूरे घर को संभाल रही होती है, फिर भी उसके दायित्व को कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। शीर्षक प्रदान करना, इसके साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये भी है कि अगर कोई लड़की आगे जाती है या आगे बढ़ती है तो उसको अलग अलग प्रकार से टाइटल प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ठीक है। अब वो टाइटल कैसा है कि जैसे आप देख रहे होंगे, अगर मैं रिसेंट करंट एग्जाम्पल से आपको रिलेट करूं तो मायावती, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं मायावती को, या फिर आप देखिए ममता बनर्जी को भी हम लोग क्या कह देते हैं, चूँकि वो काम कर रही हैं तो उनको लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको दीदी, ठीक इसी तरीके से जयललिता थी तो उनको अम्मा। तो लोग एज के अकॉर्डिंग देख करके उसको क्या करते हैं, एक टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं। क्या आपने सोचा है क्यों नहीं इतने लोग काम करें, क्यों नहीं उनको हम टाइटल प्रोवाइड करते हैं, अगर वो मेल में है कि नहीं ये भैया हैं, ये चाचा हैं, ये मामा हैं, क्यों नहीं हम करते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक आपका लैंगिक भेदभाव है जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। साइमन, देखिए ये एक बहुत अच्छा कोटेशन है और इसको आप लिख सकते हैं साइमन का, कोई महिला के रूप में पैदा नहीं होता, उसे महिला बना दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी आप जैसे बच्चे को परवरिश देंगे, जैसे उसको जो है बनाएंगे, जैसे उसको सिखाएंगे वो वही सीखेगा। तो कोई महिला पैदा नहीं होता है बल्कि उसको महिला बना दिया जाता है, ये साइमन का कहना और काफ़ी अच्छा है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य लिंग आधारित आपको समझ में आ गया, मतलब इसमें जो बातें हैं। इसके अलावा भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप अगर, ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर मान लीजिए आपसे सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य पूछे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। लिंग आधारित परिप्रेक्ष्य, इधर भारतीय परिप्रेक्ष्य लिखकर इसके दो कॉलम बना सकते हैं। एक में आप पॉजिटिव सकारात्मकता लिख सकते हैं, एक में नकारात्मकता। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को स्त्री मतलब देवियों का दर्जा भी प्राप्त है, कि हमारे यहाँ जो है महिलाएँ वो देवियाँ भी होती हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनको घर की लक्ष्मी समझा जाता है। ठीक, ये सारे पॉजिटिव चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। और जब आप इसमें आएंगे तो भाई लैंगिक समस्या उससे उत्पन्न होती है, कैसे होती है, तो परिवार में पितृसत्तात्मक मानसिकता के लोग होते हैं क्योंकि उनको बचपन से उस हिसाब से कराया जाता है, और जब कोई भी लड़की आगे बढ़ती है तो उसको टाइटल प्रदान कर दिया था। तो ये लिंग आधारित लोगों का व्यू पॉइंट है, ये नज़रिया है लोगों का कि जब कोई स्त्री आगे बढ़ती है या कोई स्त्री है तो उसको कहाँ रहना चाहिए, लोगों की सोच है ये। ठीक, अब क्रॉस कल्चरल परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सारी समस्या सिर्फ भारत की है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं मेरे भारत में ही ऐसा होता है, नहीं। अगर आप बाहर के कल्चर में भी देखते हैं, क्रॉस कल्चरल मतलब बाहर का जो कल्चर है वहाँ पर भी आपको इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी आपको यहाँ मतलब कि जो अलग अलग कल्चरल पर्सपेक्टिव है उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ पर भी लैंगिक भेदभाव होते हैं। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ आप देखेंगे वहाँ पर आज तक औरतों को वोटिंग के राइट्स ही नहीं है। अब वोटिंग के राइट्स नहीं है तो वो भी क्यों है, जेंडर के बेस पे ही ना, आदमी को तो है लेकिन औरत को नहीं है। तो क्यों नहीं है औरत को, क्योंकि वो औरत है इसलिए उसको नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ये समस्या है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हर एक देश का है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। क्लियर है इतना। मुख्य लिंग आधारित मुद्दे आपसे पूछा है, मेन जेंडर इशू। देखिए इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं आपको पूरा समझा के बता रही हूँ, क्योंकि प्रश्न आप देख रहे हैं जिस हिसाब से फॉर्म कर रहा है तो आपका एक समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। मेन जेंडर इशू, जेंडर इशू का सीधा सा मतलब है कि जो हमारे समाज में चल रही लैंगिक भेदभाव है, लैंगिक विषमता है, लैंगिक असमानता है, उसके सबसे ज्वलंत मुद्दों को आपको बताना है, सबसे प्रमुख मुद्दों को बताना है। तो यहाँ पर लिंग तो आपको पता है, लैंगिक आधारित मुद्दे हैं तो लैंगिक भेदभाव आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी इनफ हैं।
सबसे पहला जो लैंगिक आधारित मुद्दा है वो आपका है शोषण का। लिंग आधारित मुद्दे मतलब आपको एक तरीके से लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को बताना। सबसे पहला है शोषण। शोषण महिलाओं का घर पे भी होता है और समाज में भी। आपको पता होना चाहिए कि जब महिलाएं बाहर कार्य करने के लिए जाती हैं वहाँ पर भी उनका शोषण जो है होता है और वो काफ़ी लार्ज नंबर में होता है। बहुत सारी महिलाएं इसका शिकार हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा की बात करते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में 153 देशों में से भारत का स्थान 112वां रहा है। तो ये भी आपको लिखना है। और इसको कौन पब्लिश करता है मैंने पहले भी बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। क्लियर है। इसके साथ दूसरा जो लिंग आधारित मुद्दा है जो है आपका वो है भेदभाव का। हर क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है, हर क्षेत्र में। तो शोषण, दूसरा भेदभाव। महिलाओं को महिलाओं को सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक अन्य क्षेत्रों में कम भागीदारी, मतलब पार्टिसिपेशन जो होता है इनका हर एक फील्ड में, जितने भी फील्ड हैं, सेक्टर्स हैं, उसमें इनकी भागीदारी काफ़ी कम देखी जाती है। बस जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं उसमें इनका पार्टिसिपेशन 99.9% देखा जाता है। क्लियर। शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं लिंग आधारित मुद्दा है कि अवसर ही नहीं प्रदान करते हैं और इस अवसर प्रदान नहीं होने की वजह से आर्थिक स्थिति लड़कियों की ख़राब होती है। वो दूसरों पर आर्थिक वित्तीय तौर से क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। भारत का स्थान, अगर हम बात करें शैक्षिक अवसरों में, तो यहाँ भारत का स्थान विश्व में 114वां है। 2018 की रिपोर्ट है ये। अगर आप लिख रहे हैं तो उसका तर्क भी आप देंगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। तो शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता की कमी होती है, इसमें भारत का स्थान 114वां है। आपको पता है पूरे देश में भी हुआ होगा, तो 193 टोटल देश है आपके, तो उसमें भी भारत का स्थान 114वां था। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र से कम है। आप सोचिए कि जितने हमारे यहाँ आपको फीमेल पॉलिटिकल पार्टी से दिखती हैं उससे भी कम वो कहाँ पर हैं, आर्थिक क्षेत्र में हैं। अब आप सोचिए, तो अगर ऐसा है तो क्या भारत का जीडीपी कभी प्रॉपर तरीके से सही होगा? नहीं, क्योंकि वो दोनों के ग्रोथ से आपका सही होता है। तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी बात है कि अब यहाँ पर देखिए कि आर्थिक क्षेत्र में हमारा योगदान बहुत ही कम है और राजनीतिक क्षेत्र से भी कम। राजनीति में भी हमारा योगदान काफ़ी कम है, लेकिन ये क्या है, आर्थिक में उससे भी कम है। और भारत इसमें 153 देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा है कि महिलाएं जो हैं, राजनीति में जितनी महिलाएं हैं उससे भी कम महिलाओं का योगदान आर्थिक क्षेत्र में। भारत एकमात्र ऐसा देश है। तो अब बताइए, क्या ये लैंगिक भेदभाव के मुद्दे नहीं हैं? क्या इससे नहीं बढ़ता है? पुरुष महिलाओं के वेतन में असमानता, वही पारिश्रमिक श्रम जो होता है उसकी बात कर रहा है कि उसमें भी क्या है, आपका कमी है। सेम टाइम काम करेंगे, एक ही छत के नीचे करेंगे, एक ही समय में करेंगे, लेकिन फिर भी वेतन में डिफरेंसेस। स्वायत्तता की कमी, स्वायत्तता की कमी का मतलब उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है खुद से अपने डिसीजंस लेने की, अपने लाइफ के डिसीजंस लेने की। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, ये भी होता है, सबका ख्याल रखते रखते वो अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाती हैं और उनको अगर कुछ होता है तो फैमिली मेम्बर में उतने कोई लोग जो है एक्टिव नहीं होते हैं कि ठीक है चलो ठीक हो जाएगा। इससे भी है। और लास्ट आपका दृष्टिकोण है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट होता है कि लोग किस नज़रिए से देखते हैं। तो आपको पता है कि जो दृष्टिकोण होता है, अप्रोच होता है, आज भी लोगों का पुरुष प्रधान अप्रोच के साथ ही वो चल रहे होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर टोटल 9 पॉइंट्स दे दिए हैं। अब इसमें से जो भी आपको सही लग रहा है 3-4 आप बस लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ये मुद्दे हैं आपके, ठीक। मैं एक्स्ट्रा इसलिए दे देती हूँ क्योंकि अगर आप लोग लिखना चाहते हैं कुछ लोग तो वो लिख सकते हैं। क्लियर। भारत में लिंग असमानता के कारण, लिंग असमानता, अब देखिए ये भी प्रश्न आपका पहले जो है आया हुआ है। लिंग असमानता कहे, लिंग विषमता कहे, लिंग विभेद कहे, लिंग भेदभाव कहे, लैंगिक भेदभाव कहे, सभी चीज़ें एक ही हैं कि लिंग के बीच में जब हम असमानता करते हैं, मतलब लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये दोनों लोग एक समान नहीं हैं। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से। मैंने आपको कहा लिंग के आधार पर भेदभाव, लैंगिक भेदभाव जो समानता महिलाएं इसका शिकार होती हैं। परंपरागत रूप से महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है और आपसे पूछा है कि इसके कारण क्या हैं। व्हाट आर द रीज़न, व्हाट आर द कॉजेज़ बिहाइंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। फर्स्ट है आपका पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान समाज के कारण ऐसा होता है। मनोवृत्ति कहिए, अभिवृत्ति कहिए, जो व्यक्ति का जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है,
उसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं महिला है तो वो कैसे करेगी। शिक्षा का अभाव, अशिक्षा के कारण भी है। भारतीय मान्यताएं और परंपराएं, ये कारण काफ़ी आसान है क्योंकि हम सभी इन सब से आप देखेंगे लैंगिक भेदभाव का शिकार आए दिन सभी लड़कियां होती ही होती हैं। तो इसका कारण लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, क्योंकि विद्यालय में भी आप देखेंगे लैंगिक भेदभाव का स्तर कम तो है नहीं। जागरूकता का अभाव, सरकारी उदासीनता, संकीर्ण विचारधारा। अब लैंगिक भेदभाव के कुछ क्षेत्र देख लीजिए, तो क्षेत्र देखिए, अब वैसे तो आप हर एक क्षेत्र में ले सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपको लैंगिक असमानता जो है बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देके उभरती है। तो यहाँ इसका कारण पूछा था, तो ये कारण काफ़ी आसान है और ये कारण आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र लिंग पक्षपात को कैसे बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है कि जो आपके गांव हैं वो कैसे आपके लिंग पक्षपात या फिर मतलब जो जेंडर आपका बायस होता है उसको जो है वो क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो पहले यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आप समझें लिंग पक्षपात होता क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब हमारा किसी एक लिंग के प्रति झुकाव ही किसका कारण बनता है, लिंग पक्षपात का कारण बनता है। ये लड़के की तरफ भी हो सकता है, ये लड़की की तरफ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम समाज को जब देखते हैं तो वो लड़कों की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, मतलब कि ज़्यादा स्नेह लड़कों की तरफ है और जो है बाकी चीज़ें वो लड़कियों की तरफ है। तो ये लिंग पक्षपात होता है, ये लैंगिक भेदभाव से अलग टर्म है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड जेंडर बायस इसको इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे, जेंडर बायस, ये एक अलग है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र लिंग पक्षपात को कैसे बढ़ावा देते हैं, अब हमें ये देखना है, मतलब कि जो गांव के एरियाज़ हैं, जो आपका रूरल एरिया है, वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं जो कि आपके जेंडर बायस को बढ़ावा देती हैं, जो ये दिखाती हैं कि लोग लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं लड़कियों के। क्वेश्चन समझ में आया। पहला, लड़कियों के प्रति निम्न दृष्टिकोण। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग लड़कियों के प्रति एक निम्न दृष्टिकोण रखते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, लड़की को घर में रहना चाहिए, लड़की को घर का काम करना चाहिए, बाहर वो नहीं जाए, उसको नौकरी नहीं करना चाहिए, वो सही नहीं है, उसका काम ही है घर की देखरेख करना। लड़कों को अधिक प्राथमिकता, ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो दिखाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो बायसिंग है उसको प्रमोट करता है कि कोई भी चीज़ है उसमें पहले लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलता है। अगर कोई अच्छी चीज़ है, इनफैक्ट कभी कभी तो आप ये भी देखेंगे कुछ घरों में कि अगर है खाने पीने की भी वस्तु है तो पहले लड़का खा लेगा, फिर अगर बचेगा तब ठीक है लड़की को दे दो, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको हेल्थ की ज़रूरत उसको नहीं है, उसको कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, सारा दूध सारा विटामिन किसकी ज़रूरत है, उसको लड़के को है। ये भी चीज़ है, ये सच्चाई है जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है बट ये है। सामाजिक कुप्रथाएं, सामाजिक कुप्रथाएं का मतलब है कि आज भी बहुत सारे ऐसे समाज में चीज़ें घटित हो रही होती हैं जो दर्शा देती हैं कि भाई लड़की को उसका जो रोल है वो क्या है, पूरी तरीके से उसके रोल को निष्क्रिय यहाँ पर बताया जाता है। क्लियर है। इसके बाद लड़कियों के लिए शिक्षा का रवैया नकारात्मक। अब तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जागरूक हैं और अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने को भेजते हैं, किंतु आज से ठीक 5 से 10 साल पहले आप देखेंगे तो वो जो शिक्षा का रुख था वो बिल्कुल नकारात्मक था। नहीं, क्यों जाएगी हमारी लड़की पढ़ने, नहीं पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ के क्या करेगी, ठीक, इसको तो जाकर शादी के बाद तो किचन में ही रहना, तो वो पढ़ के क्या करेगी, पढ़ के तो ये बोलना सीख जाएगी। तो ये रवैया है, और ये रवैया ऐसा नहीं है कि अब एकदम ख़त्म हो गया है, आज भी ये रवैया है, लोगों की मानसिकता है। निम्न शिक्षक छात्र अनुपात, ये भी एक आपको दिखाता है जेंडर बायसिंग को कि लड़कियों की संख्या बहुत ही कम, क्योंकि कोई भेजता ही नहीं है, तो और टीचर उसका भी अनुपात कम है, जो दर्शाता है कि भाई आपका क्या है, जो टीचर और वो रेशियो है वो भी काफ़ी कम है। अपर्याप्त विद्यालयी वातावरण, कुछ लोग तो अगर भेजना भी चाहते हैं तो सरकारी स्कूल, अगर पैसे नहीं है गवर्नमेंटल स्कूल में भेजेंगे तो वहाँ का वातावरण उन्हें पसंद नहीं आता है। इस कारण स्वच्छता की कमी, आपको पता है हाइजीन कितना प्रॉपर होता है, तो हाइजीन की भी कमी है, स्वच्छता की भी कमी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और ये कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे आपके कारण हैं जो कि आपके गांव ग्रामीण इलाकों में लैंगिक जो पक्षपात है उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये वो चीज़ें हैं।
नेक्स्ट है सह शिक्षा लिंग अनुपात को कैसे प्रभावित करता है। अब आपसे पूछा है कि जो को एजुकेशन होता है, को एजुकेशन वो कैसे लिंग अनुपात को, मतलब जो आपका कह सकते हैं आप सेक्स रेशियो है, जेंडर रेशियो है, सेक्स रेशियो है, उसको कैसे ये क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। मतलब कि आपसे सिर्फ प्रभावित दे दिया है, ये नहीं कहा है कि सकारात्मक कर रहा है कि नकारात्मक कर रहा है। बार बार प्रश्न को, क्योंकि मैंने कहा ना कि देखिए आप देख रहे हैं प्रश्न सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज कर रहा है, तो प्रश्न को समझ बनाने पर ज़्यादा फोकस करिए। सह शिक्षा लिंग अनुपात को कैसे प्रभावित करता है, अगर यही दे दे कि सह शिक्षा लिंग अनुपात को कैसे बढ़ाने का काम करता है, तर्क दीजिए, तो प्रश्न यही होगा, उत्तर यही होगा, सिर्फ उन्होंने प्रश्न बदल दिया। सह शिक्षा लिंग अनुपात को कैसे कम करता है, तर्क दीजिए, तो प्रश्न यही है, बस उन्होंने तरीका बदल दिया। तो आपको समझ बनानी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो देखिए लिंग अनुपात को कैसे प्रभावित करता है आपका सह शिक्षा। तो सबसे पहले तो हम लिंग अनुपात को यहाँ देखेंगे, क्योंकि जब तक हम डेटा नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे बात करेंगे, हवा में तो बात करेंगे नहीं। तो शहर में अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ किसकी बात कह रहा है, सह शिक्षा की, तो हम देखेंगे ना लिंग अनुपात। तो देखिए शहर में 2021 में 84.4% पुरुष आबादी साक्षर थी, और अगर महिलाओं की बात करें तो 71.5। तो आप देखिए 70% के लगभग महिलाएँ हैं और 84% के लगभग पुरुष हैं। यही अगर ग्रामीण में बात करें तो ग्रामीण में 15 साल से लेकर 50 नियर अबाउट 49 ईयर तक की महिलाओं में 66% महिला ही हैं जो साक्षर हैं। आप सोचिए आपके शहर में जो शहर की आबादी है उसका कम से कम 70% महिलाएं साक्षर हैं, लेकिन गांव की बात करें तो पूरे गांव में सिर्फ 66% महिलाएं ही हैं जो कि साक्षर हैं। वो भी हम किस उम्र की ले रहे हैं, आपके 15 साल की उम्र से लेकर 49 ईयर तक। तो ये जो लिंगानुपात है, अब ये होता क्या, क्योंकि यहाँ आपसे दिया है कि लिंग अनुपात को कैसे प्रभावित करता है, तो ज़रूरी है कि आपको जानना लिंग अनुपात होता क्या है। तो अगर एक सरल शब्द में कहा जाए तो लिंग अनुपात क्या है, 1000 आपके 1000 मेल के ऊपर फीमेल की संख्या कितनी है, ठीक है, 1000 मेल के ऊपर पर 1000 मेल के ऊपर आपके फीमेल की संख्या कितनी है। मान लीजिए कि आपने गिना कि 1000 लड़के जब मिले तो उनके साथ कितनी लड़कियां हुई आपकी, मान लीजिए कि आपकी 973 लड़कियां मिली। तो ये क्या है, आपका जेंडर, आपका क्या है, सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है। तो ये आपका लिंग अनुपात होगा कि जो 1000 लड़के हैं प्रति 1000 लड़कों पे 973 लड़कियां हैं। तो ये लिंग अनुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। किसी भी देश की नींव शिक्षा से होती है, चाहे वह एकल सेक्स स्कूल हो चाहे सहशिक्षा। क्योंकि आपसे किसका पूछा है, सह शिक्षा का पूछा, तो आप बताएंगे ना कि सह शिक्षा व्यवस्था। तो किसी भी देश की जो नींव होती है, जो उसका भविष्य होता है, वो विद्यालयों में तैयार हो रहा होता है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो अब हम इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभावों को पढ़ेंगे। अगर हमें बढ़ाने को दिया तो हम सकारात्मक लिख के आएंगे, घटाने को दिया तो नकारात्मक, कुछ नहीं दिया तो दोनों लिख कर आएंगे। इसलिए मैंने दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। देखिए ऐसा क्या होता है कि आपको दिखेगा, आप कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पूरे YouTube पे कहीं भी जाकर के इस क्वेश्चन को सर्च करिए। एक तो कराया भी कम लोगों ने है, जिन्होंने कराया भी है तो वो कभी भी इस प्रकार से, जिस तरीके से मैं आपको एनालिसिस करके देती हूँ कि नहीं उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हम उस क्वेश्चन से हर एक पॉइंट को जनरेट करना सीखें। तो ये चीज़ आपको काफ़ी नई है और ये चीज़ आप जब अपने से भी पढ़ेंगे, आगे आप कहीं भी पढ़ें वहाँ भी आपको यही पॉइंट जो है, यही दृष्टिकोण, यही अप्रोच को आपको फॉलो करना है। क्लियर है कि प्रश्न में क्या डिमांड कर रहा है और उस प्रश्न में अगर उसको दिशा नहीं है तो आप उसको दिशा भी दें। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है, नामांकन की संख्या कम, एनरोलमेंट कम है। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते कि लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ें। अपव्यय और अवरोधन की समस्या, कि कभी कभी बीच में दाखिला होता है लेकिन उसके बाद बच्चे को निकाल लिया जाता है, या बच्चे का ध्यान, कोविड में कमी में हमने पढ़ा था कि ध्यान की कमी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे और बच्चियां क्या हो, एक समय में पास न कर पाएँ, तो अवरोधन की समस्या भी आ जाती है। उच्च कक्षाओं में दाखिला नहीं लेते हैं, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि लोग छोटे बच्चों को तो साथ में पढ़ा देते हैं लड़के और लड़कियों को, लेकिन बड़ी कक्षाओं में नहीं भेजते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता, इसका नकारात्मक प्रभाव ये भी है कि इससे लैंगिक रूढ़िवादिता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अगर एकाध बच्चे भी उसमें अगर कुछ गलती कर देते हैं तो लोग कहते हैं देखा मैंने तो पहले ही कहा था, तो इससे वो रूढ़िवादी सोच भी क्या होती है, बढ़ जाती है। भाषाई लिंगवाद के कारण स्वायत्तता में कमी,
अब ये जो लैंग्वेज का आपका लिंगवाद होता है, लैंग्वेज का लिंगवाद का मतलब क्या है ये समझिए। आप देखेंगे क्लासरूम में टीचर भी अगर है, मेल या फीमेल कोई भी हैं, तो कभी कभी वो एक स्पेसिफिक जेंडर को ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि ऐसे है, लड़कियां हैं तो ये हैं, लड़के हैं तो मतलब ऐसे हैं। तो उससे भी क्या होता है कि फिर वो फियर में जो है रहने लगते हैं। और ये कोएड एजुकेशन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर लड़के भी होते हैं लड़कियों के सामने, और लड़कों के सामने लड़कियाँ भी। तो बच्चों को खुद ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि मुझे किसी के सामने डांटा जाए। तो यहाँ पे वो वाली बात है। लड़कियों के लिए स्कूलों की कमी है, ये इसका प्रभाव है, और जिसकी वजह से उनको कोएड में जाना पड़ता है। अभी भी सहशिक्षा वाले समानता से दूर हैं। समानता से दूर है मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई व्यक्ति है वो सहशिक्षा में पढ़ रहा है तो वहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं होता है, वहाँ पूरी तरीके से समानता है। वो उसको मेंटेन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से उसमें नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये आपको समझ में आया लिंग अनुपात को कैसे प्रभावित करेगा। लिंग अनुपात को प्रभावित करने का सीधा सा यहाँ मतलब ये है कि कैसे लड़का और लड़की एक समान नहीं आ पाते हैं। एक समान नहीं आने का मतलब कि आप देखेंगे लड़कों की संख्या अधिक है और लड़कियों की कम है। कहाँ पे? कोएड में। तो ये कैसे प्रभावित कर रहा है यही आपको बताना है, या फिर लड़कियों और लड़कों दोनों का कैसे आ रहा है। अब हम उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। सहशिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है, ये इसका सकारात्मक प्रभाव है, जो कि आपके लिंग अनुपात को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्योंकि इसमें लैंगिक समानता अभी पूरा तो नहीं पहुंचा, लेकिन उस समानता की बात करता है। तो आपको पता है अगर किसी ने सोचा उसकी बात की तो एक ना एक दिन वो हो भी जाएगा। बालिका में नेतृत्व क्षमता का विकास करता है, ये भी बड़ी बात है कि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ सब हैं, तो बालिकाओं को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनके अंदर भी नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो। समान शैक्षिक अवसर प्रदान करता है, एक ही छत के नीचे एक ही पाठ्यक्रम को एक ही शिक्षक द्वारा दोनों बच्चे पढ़ते हैं, तो इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। दृष्टिकोण बदलने में सहायक है। जो लैंगिक पूर्वाग्रह है ना कि मुझे तो पहले ही पता था, तो ये जो पूर्वाग्रह है उसको बदलने का काम कौन करता है? आपका कोएड एजुकेशन करता है। क्लियर है इतना? लैंगिक प्रभेद क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये आपका जो है 2019 में भी पूछा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये मैंने आपको बताया भी है कि लैंगिक भेदभाव क्या है, कि लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव लैंगिक भेदभाव है, जो साधारणतः किसके साथ होता है भाई? महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि महिलाओं को एक कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। महिला पुरुष समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता सोच समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे असमानता को प्राप्त करने का सफ़र क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। ये पहले से नहीं आया है, ये मनुष्यों द्वारा ही बनाया गया है। ये उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो अपने हितों को साधने के लिए एक दूसरे लिंग के जो है हितों को दबाने का प्रयास करते हैं। लैंगिक असमानता का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत है। शिक्षा या विद्यालय में अगर हम इसकी बात करें तो कहाँ कहाँ होता है? छुपे पाठ्यक्रम, जो हिडन कंटेंट होता है, जो हमें इनडायरेक्टली रूप से पढ़ाया जाता है, किताबों में, संदर्भों के माध्यम से, शिक्षण शास्त्र में, कक्षा में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसकी हम बात कर रहे थे वही है ये। 153 देशों में भारत 112वां स्थान प्राप्त किया है। आर्थिक की अगर बात करेगा कि भाई आर्थिक असमानता किससे है, तो वो पारिश्रमिक से है। कार्यरत महिला और पुरुष के पारिश्रमिक से है। जो लोग काम करते हैं उन महिलाओं और पुरुषों के पारिश्रमिक से है, कि दोनों महिला और पुरुष एक समय में एक ही काम करते हैं और एक जैसा मतलब कार्य करते हैं, फिर भी वेतन में अंतर देखने को मिलता है। सो ये है आपका कि भाई देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुरुष है जिसको ऊंची सीढ़ी है, महिला के पास नीची है, दोनों सेम काम करें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ इक्वलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं दी जा रही है। तो यही आपका क्या है? यही है आपका जेंडर इनइक्वालिटी, या फिर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या लैंगिक प्रभेद, लैंगिक असमानता, लैंगिक विषमता। बालिका शिक्षा पर भारतीय नीति को स्पष्ट कीजिए। बालिका शिक्षा पर भारतीय नीति को क्या स्पष्ट करना है कि मतलब गर्ल्स एजुकेशन के लिए इंडिया में या फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नीतियों को लेकर के आए हैं, उसी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा। तो स्त्री एवं शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। अब यहाँ पर चाहे मैं कहूँ बालिका शिक्षा, चाहे मैं कहूँ स्त्री शिक्षा, या मैं कहूँ महिला शिक्षा, बात एक ही है। तो अगर हम बात करें बालिका शिक्षा की, तो ये क्या है? तो एक बालिका को और शिक्षा को जोड़ने वाली वो मजबूत कड़ी है, वो अवधारणा है, जिसमें शिक्षा एवं अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बालिका को सक्षम बनाने में
यह अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब महिला को सशक्त बनाने में, महिला को उसके अधिकार दिलाने में, उसके अधिकारों का बोध कराने में ये जो आपकी महिला शिक्षा है उसका योगदान सर्वप्रथम होता है। स्त्री, महिला कितनी है? पूरी जनसंख्या का 48.5% पूरी कंप्लीट आपके पॉपुलेशन का है। मैंने पहले भी बताया है 48.5 क्या है? कंप्लीट आपका ये जनसंख्या का है, जिसमें 64.64 साक्षरता इनकी है। और पुरुषों की कितनी है? अगर हम बात करें कि स्त्रियों की साक्षरता देश में कितनी है तो वो 64.64, मान के चलिए आपका 65% अप्रॉक्स। और आदमी की कितनी है? 80%। सोचिए 65 और 80%, कितना गहरी खाई है। ये लड़कियां सिर्फ इतने परसेंटेज साक्षर हैं और लड़के इतने % हैं। अब सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ाने हेतु बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो सिंपल आपको कुछ स्कीम्स को लिखना है। तो सबसे पहली स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू किया गया था? मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियो में ही। तो ये शुरू किया गया था आपके हरियाणा के पानीपत से। और कब शुरू किया था? 2015 में शुरू किया गया था। 100 देशों में 100 राज्यों में जहाँ पे निम्न लिंगानुपात था वहाँ से शुरू किया गया था 100 करोड़ के कॉर्पस पर। और इसी के अंतर्गत आपका सुकन्या समृद्धि योजना आता है। जैसे आपको सामने वो नाम आए आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? इससे भी शॉर्ट में एक साल क्वेश्चन पूछा है। सर्व शिक्षा अभियान है क्या? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक आपको वीडियो जो है इसी प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगी। आपको सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास, उस प्लेलिस्ट से आपको वीडियो मिल जाएगी। शॉर्ट में पूछा है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्या था कि सभी के लिए जो लड़कियों की घटती जनसंख्या थी उसी को देखते हुए लाया गया प्रोग्राम था। 2000 में लाया गया था, 2001 में लागू हुआ था। 10 तक का इनका जो है टेन्योर था कि भाई 10 साल में हम इतना इतना एनरोलमेंट कर लेंगे। स्कूलों में रिटेंशन को रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए लाया गया था। और इसके आगे चलकर इसको बहुत सारे स्कीम से जोड़ दिया गया था। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से जोड़ दिया गया था, मिड डे मील को जोड़ दिया गया था, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम उसके अंतर्गत कर दिया गया था, ECCE, मतलब बहुत सारे स्कीम्स इसके अंदर जोड़ दिए गए थे। तीसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। क्लियर? आपको पता है ये बालिकाओं का है। बालिका समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना ये भी जैसे आपका सुकन्या योजना था उसी प्रकार से है। लोक जुम्बिश, लोक जुम्बिश राजस्थान का प्रोजेक्ट है। राजस्थान में महिलाओं को ऊपर उनके उत्थान के लिए बनाया जाने वाला है। किशोरी शक्ति योजना, इसके अलावा DPEP यहाँ पर भी है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 1994 में इनको जो है इनका फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, NPAG, मतलब जो उनके न्यूट्रिशन, जो पोषण है, जो वयस्क लड़कियां हैं उनके लिए। राजीव गांधी, ये आपका इम्पॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा। सबला जो है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, ठीक है। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। इसके अलावा आपका महिला समाख्या स्कीम MKS। तो ये भारतीय शिक्षा के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो कि हम देखते हैं, ठीक। इसमें से अगर आप 5 भी लिख देते हैं तो आपका काफ़ी है काम हो जाएगा, ठीक है। लिंग शिक्षा की अभिवृत्ति को बताइए। लिंग शिक्षा देखिए, जेंडर एजुकेशन, अभी आपसे एक प्रश्न पूछा था लिंग और शिक्षा अलग अलग। अब यहाँ लिंग शिक्षा एक साथ पूछ दिया और कहा है कि उसकी अभिवृत्ति को बताइए। तो जेंडर एजुकेशन क्या होता है? लिंग शिक्षा लिंग सामाजिकरण के द्वारा दी जाती है। तो जो जेंडर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं ये किसके द्वारा दिया जाता है? समाज के द्वारा। अब क्यों, कैसे पता लगेगा कि मैम समाज के द्वारा दिया जाता है? तो जेंडर क्या है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, बताया था। और सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल। सेक्स बताता है लड़का है कि लड़की, मतलब वो X और Y का फैक्टर है। और यहाँ क्या होता है जेंडर में? इस X को कैसे भूमिका प्ले करना है, इस Y को कैसे रहना है, इसकी बात होती है, उसकी प्रक्रिया होती है। तो जब हम जेंडर एजुकेशन की बात करेंगे तो ये क्या है? लिंग समाजीकरण के द्वारा ही दिया जाएगा। इस शिक्षा का अर्थ है कि लड़का एवं लड़की को समाज द्वारा निर्धारित भूमिका के अनुरूप बनाना, उसको उस सांचे में डालना जो समाज ने पहले से बनाया है। अब लिंग शिक्षा आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्ले है, क्ले जानते हैं जिससे हम लोग अलग अलग सामान को बनाते हैं, जिसको हम जो शेप देना चाहते हैं वो शेप में हो जाता है। अब समाज ने ना एक, मान लीजिए कि कोई हम एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ग्लास का ही स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर है। तो क्ले के द्वारा हमने एक बार बना लिया और हमने कह दिया कि भाई ये जो है ये लड़का होगा
और ये वाला जो होगा ये आपका ये लड़की होगा, ये कौन होगा, ये गर्ल होगी, और ये जो होगा ये कौन होगा, बॉय होगा। तो ये जो लिंग शिक्षा है एक प्रकार से इसको समझिए जेंडर एजुकेशन। अब ये जो आपका सेक्स जैसे ही डिटरमाइन होगा, एक्स आया वाई आया, क्या हुआ, सोसाइटी में पता लगा कि एक एक्स आया है एक वाई आया है, तो तुरंत लिंग एजुकेशन जेंडर एजुकेशन क्या कर देगा कि ये जो सामाजिकरण जो परिवार में सबसे पहले बच्चे होंगे तो इनको तुरंत ला करके इस सांचे के अनुसार ढालने का काम किया जाएगा और इनको इसके अनुसार, और यही जो प्रक्रिया होती है इसी को हम कहते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया, और यही जो प्रक्रिया देने का काम होता है तो इसी को हम कहते हैं लिंग शिक्षा। क्या कहते हैं, जेंडर एजुकेशन। मतलब समाज द्वारा निर्धारित जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको उनके अनुरूप बनाना। ये एक सोची समझी गई धारणा है जो समाज में एक खाई के निर्माण का कार्य करती है। अतः इसी अभिवृत्ति अधिकांशतः कैसी है, नकारात्मक है। ये भी आप लिखेंगे कि जो इसकी अभिवृत्ति है वो कैसी है, नकारात्मक है अधिकांशतः, जो हम जेंडर एजुकेशन की बात करते हैं। लिंग शिक्षा किन चीज़ों को बढ़ावा देती है, तो वो देखिए, ये आपका लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है, महिलाओं को कमज़ोर वर्ग समझती है, स्वायत्तता की कमी होती है, हीन भावना से देखती है, महिलाओं को एक यौन वस्तु के रूप में देखा जाता है। ये लिंग शिक्षा जो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम सीखते हैं ये उससे है। अगर यहीं देखिए जेंडर एजुकेशन उसमें लिखा है, अगर यहीं पे कह दे कि सेक्स एजुकेशन क्या है तो ये अलग चीज़ हो जाएगा। जेंडर एजुकेशन अलग है क्योंकि जेंडर वो सामाजिक संरचना, और जब सेक्स एजुकेशन की बात करेगा तो ये एजुकेशन बायोलॉजिकली उस तरीके से चला जाता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है कि जिसको पता होना चाहिए कि एक लड़का या एक लड़की को कि उसकी क्या मतलब सोसाइटी से अपेक्षाएं हैं। जब इन चीज़ों की बात होगा तो ये लिंग शिक्षा में आएगा, ठीक। और आपको यहाँ पर जेंडर एजुकेशन ही पूछा है। लिंग संबंधी नकारात्मक अभिवृत्ति के मूल कारण क्या है, वही मूल कारण है जो महिलाओं की कमी के पीछे हैं। पितृसत्तात्मक समाज, रूढ़िबद्धता, अशिक्षा, फिल्म उद्योग और मीडिया। तो ये फिल्म उद्योग और मीडिया में भी कैसे हैं मैं बता देती हूँ क्योंकि बाकी तो आपका काफ़ी बार आ चुका है। रूढ़िबद्धता भी मैं बता देती हूँ। देखिए रूढ़िबद्धता का मतलब होता है स्टीरियोटाइप। इसका मतलब है कि पुराने समय से चली आ रही जो आपकी दकियानूची सोच होती है उसको आगे लेकर के बढ़ना, कि पहले भी अच्छा ठीक है लड़की काम नहीं की, तुम्हारी मम्मी ने काम नहीं किया तो तुम कैसे जाओगी बाहर, इस टाइप से जो सोच होती है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, अगर उसको सही न किया जाए, उस दृष्टिकोण को सही न किया जाए तो। फिल्म उद्योग और मीडिया की बात करें तो अक्सर आप देखेंगे फिल्मों में जो एक्ट्रेसेस का रोल होता है वो काफ़ी पैसिव होता है। एक्ट्रेस का काम फिल्म में कब तक होता है, जब तक वो हीरो से मिली नहीं होती है, जब तक उनके बीच में लव ट्रायंगल या फिर लव एंगल नहीं दिखाया जाता है, और शादी होने के बाद या फिर सब कहानी होने के बाद उसके बाद उनका रोल हो जाता है साइड। क्लियर है। तो यहाँ पर इसमें भी जो है आप देख सकते हैं कि फिल्मों के माध्यम से किस तरीके से जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके रोल को कैसा दिखाता है, काफ़ी निष्क्रिय दिखाया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से भी जो है आपका ये लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है और इसे हम अच्छी शिक्षा मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन और अवेयरनेस के द्वारा जो अभिवृत्ति है, जो नकारात्मकता की है, उसको हम दूर कर सकते हैं। अब पूछा है शहर प्रवास क्या है, अर्बन हैबिटेट। अभी आपसे ग्रामीण में पूछा था कि वो कैसे लिंग को बढ़ावा दे रही है, लैंगिक भेदभाव को। अब आपसे पूछ रहा है शहर प्रवास क्या है, अर्बन हैबिटेट। तो सामाजिक व्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत हम दो पर्यायवास को पढ़ते हैं, या प्रवास कहिए या पर्यायवास। एक है आपका ग्रामीण जिसको हम कहेंगे रूरल, और एक है आपका नगरीय पर्यायवास जिसको हम अर्बन हैबिटेट कहेंगे। तो वर्गेल ने कहा है कि शहर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि अथवा दूसरे कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों में लगे हों। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। वर्गेल ने उस समय भी, जब मैंने आपको बताया था इसकी शायद कमियां पूछी थी, क्या पूछा था मैंने आपको उस समय भी शहर का डेफिनेशन बताया था और कहा था कि आगे के प्रश्न में भी आएगा। तो वर्गेल के अनुसार शहर वह समुदाय है जिसके अधिकांशतः निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसाय में लगे हों। मतलब प्राइमरीली तौर पे अगर वो खेती नहीं करते हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरी जॉब करते हैं, तो वहाँ के निवासी को शहर मतलब है और वो एक समुदाय के रूप में देखा जाता है। शहरी पर्यायवास के बारे में अगर कुछ विशेषताओं को समझे तो आपको और क्लियर होगा। एक विशेष प्रकार की जीवन विधि देखी जाती है। क्यों विशेष प्रकार की? क्योंकि गांव में एक जैसी जीवन विधि देखी जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग किस पर डिपेंडेंट होते हैं, खेती पर। तो लेकिन शहर में क्या है, शहर में हर घर में आप देखेंगे तो आपको विशेष प्रकार की कोई कुछ करता नजर आएगा, कोई कुछ। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषमताओं से युक्त होता है क्योंकि व्यवसायों में विभिन्नता होती है, मानसिकताओं में विभिन्नता होती है, लोग अलग अलग जगह से आकर बसते हैं शहर में।
तो इसके कारण यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषमता भी देखी जाती है। अगर आप गांव में देखेंगे तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति भी एक जैसी रहती है, उसके समान। फिर है विकसित प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्रियाओं का आधार। अगर हम शहर की बात करें, जैसे गांव में मैंने अभी कहा कि जैसे वहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी एक जैसी खेती करते हैं, तो उसमें आर्थिक स्तर में बहुत ज़्यादा आपको गैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में ये गैपिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे प्रौद्योगिकी जो है वो विकसित होती है, आर्थिक क्रियाओं का आधार। तो नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा। शहरी पर्यायवास में ये भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होता है, आगे बढ़ने की होड़ होती है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। आबादी यहाँ की काफ़ी घनी होती है और यहाँ औपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रण संभव हो पाता है। और यहाँ के रिलेशन भी अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि वो द्वितीयक संबंध यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध हमें ग्रामीण पर्यायवास के उसमें दिखाई पड़ते हैं, लोगों के साथ लोगों का जो संबंध होता है, और यहाँ पे द्वितीयक, और इनको नियंत्रण करने का काम जो है औपचारिक साधनों द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो ये शहरी पर्यायवास था, जहाँ पर कृषि को छोड़ करके अगर लोग कोई अन्य व्यवसाय करते हैं और घनी आबादी कैसी हो, वो घनी हो, इसके साथ वहाँ पर आर्थिकता में भी आप देखेंगे काफ़ी विषमताएं देखने को मिलेंगी, प्रतिस्पर्धा रहेगी, नियंत्रण औपचारिक साधनों द्वारा रहेगा, तो उसको हम शहर पर्यायवास कहते हैं। लिंग समाजीकरण क्या है? जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? तो जेंडर सोशलाइजेशन वही है आपका जो हमने पढ़ा है। जेंडर सोशलाइजेशन मतलब कि लिंग को क्या करना, समाज के अनुकूल बनाना, उसके अनुरूप बनाना, उसकी भूमिकाओं के अनुसार क्या करना, ढालना। तो जॉनसन ने कहा है समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की क्या है, प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? जो समाज के नियम है उसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है, आपका समाजीकरण, लिंग समाजीकरण कहलाती है। लड़के लड़कियों को अलग अलग समाजीकरण करने की प्रवृत्ति सिखाई जाती है, और यही है लिंग समाजीकरण, कि लड़की है तो उसको क्या करना है, लड़का है तो उसको क्या करना है। लड़कों को पुरुष लिंग भूमिका के अनुरूप किया जाता है और लड़कियों को स्त्री लिंग भूमिका के अनुरूप करना ही क्या है, लिंग समाजीकरण। ठीक है, पुरुष लिंग भूमिका मतलब कि उसको कैसा काम करना है, कैसे दोस्त बनाने हैं, बाहर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। और लड़कियों को घर के अंदर कैसे करना है। इसके माध्यम से लड़का और लड़की विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं सीखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़कियों को खाना बनाना, साफ सफाई का काम सिखाया जाता है बचपन से ही, और लड़कों को बाहर का काम या फिर बगीचे, इन सब का काम जो है स्टार्टिंग से दिखाया जाता है या कराया जाता है। समाजीकरण एक महत्वपूर्ण हिस्सा सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लिंग भूमिकाओं को सीखना भी है। मतलब एज अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, आपका आपके जेंडर का प्रति जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है, उसको सीखना जो है, जो आपकी लिंग भूमिका है, जेंडर रोल है, उसको सीखना सोशलाइजेशन का एक पार्ट है। अब ये लिंग समाजीकरण की जो पहचान होगी कि आप क्या कर रहे हैं, जेंडर सोशलाइज हो रहे हैं। मतलब जेंडर सोशलाइज होने का मतलब है कि आप उसके अनुरूप बन रहे हैं। अभी जैसे इसको आप कैसे सीख सकते हैं समझने के लिए जेंडर सोशलाइजेशन को, कि जैसे अगर आप पार्टी में जाते हैं तो आप पार्टी वियर पहन के जाते हैं, अगर आप क्लब में जाते हैं तो आप उस प्रकार के वस्त्र पहन के जाते हैं, मंदिर में जाएंगे तो उस प्रकार के पहन के जाएंगे, तो उसके अनुरूप आपने खुद को ढाला है, वो समाजीकृत आपको किया गया है। तो जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ कितने अच्छे से आप उसको पेश कर रहे हैं, वही चीज़ है। तो अब इसकी पहचान कैसे होगी, तो 4 व्यवहारों से होती है। सबसे पहले खिलौने एवं गतिविधि के माध्यम से, कि बचपन से ही लड़की को डॉल दिया जाएगा, लड़के को कार दी जाएगी। ठीक है, लड़के को बंदूक या इस टाइप से कुछ दिया जाएगा और लड़की को खाना बनाने का छोटा सा गैस चूल्हा आ जाएगा। तो ये खिलौने एवं गतिविधि के माध्यम से, बोलचाल से, बातचीत, लिंग के आधार पर बातचीत में अंतर, ये भी आता है कि लड़कों के साथ जब बातचीत होता है तो काफ़ी पोलाइटली, लड़कियों के साथ या तो मैक्सिमम आप देखेंगे गांव में पेरेंट्स तो बात ही नहीं करते हैं जल्दी, मम्मी हैं तो ठीक है, वो काफ़ी मतलब उस सेंस में है कि बातचीत में भी क्या होता है कि जब उसका आधार कौन हो जाए कि लड़का है तो इसलिए उससे ऐसे बात करना है, लड़की है तो इसलिए, तो ये आपका लिंग समाजीकरण के द्वारा ही होता है। और इसकी पहचान है कि अब आप क्या हो रहे हैं, जेंडर सोशलाइज हो रहे हैं, सीख रहे हैं। प्राथमिक लिंग मॉडल के रूप में कार्य करना,
कि एक तरीके से धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं कि उसके प्राइमरी, क्योंकि फैमिली क्या होती है सबसे छोटी इकाई है, तो फैमिली उसमें जो वर्क कर रही है आप उसमें सबसे पहला रोल अपना दे रहे हैं। लिंग आदर्शों तथा अपेक्षाओं का संचार, देखो बगल वाली दीदी कितना अच्छे सारा काम करती हैं, घर का सारा काम संभालती हैं, बहुत अच्छी लड़की है। अब बहुत अच्छी सुनते ही मन में हमारे भी विचार आ जाएगा कि हम भी बहुत अच्छे बन जाएं। अब इस केस में क्या होता है कि आदर्श और अपेक्षाओं का संचार होता है और हम लिंग समाजीकरण की तरफ बढ़ने लगते हैं। सहशिक्षा क्या है? सहशिक्षा क्या है? तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग सहशिक्षा में लड़के लड़कियों को एक ही पाठ्यक्रम, एक ही समय पर, एक ही स्थान, एक ही विधि एवं शासन के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। इसको लिखने का तरीका इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है ताकि आपको याद हो। 4 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि लड़के एवं लड़कियों को एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही पाठ्यक्रम, एक ही विधि एवं शासन के अंतर्गत पढ़ाया जाए। तो वही स्थान क्या कहला देता है, वही शिक्षा क्या कहला देती है, सहशिक्षा, और वही व्यवस्था क्या कहला देगी, सहशिक्षा व्यवस्था कहलाएगी। सहशिक्षा विद्यालय वह है जहां लड़के एवं लड़कियां एक साथ उपस्थित होते हैं और एक ही छत के नीचे पढ़ते भी हैं। विशेषता है कि ये एकीकृत शिक्षण प्रणाली होती है क्योंकि इंटीग्रेट करके आप पढ़ा रहे हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। हमने इसके गुण देखे हैं, वही गुण विशेषता में आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूढ़िवादिता को तोड़ना, मितव्ययी वसुधैव कुटुंबकम की भावना, मतलब हम सब क्या है, एक फैमिली है। अधिक शैक्षिक और पाठ्येतर अवसर यहाँ पर मिलता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। प्रकार की बात करें तो देखिए, जो आपका कोएड एजुकेशन होता है वो हर एक लेवल पे होता है। नर्सरी में, घर पर भी होता है क्योंकि लड़का लड़की भाई बहन तो एक साथ ही पढ़ते हैं। प्राइमरी विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण या व्यावसायिक केंद्र, मतलब ऐसा है कि जो कोएड एजुकेशन है ये आपका हर लेवल पे पाया जाने वाला एजुकेशन है। विभेद क्या है? सिर्फ पूछा है डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के साथ जोड़ा नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन पूछा है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या होता है कि जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनसे जो है वंचन ही क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, विभेद करना। क्या करना? विभेद करना। तो विभेद क्या है कि जो पूर्वाग्रह है। अब बात आता है पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह का सीधा सा अर्थ होता है कि ये इसका अधिकतर संबंध हम नकारात्मक अभिवृत्ति से लेते हैं। तो पूर्वाग्रह वह नकारात्मक अभिवृत्ति है जो पहले जो चीज़ें आपके दिमाग में या पहले किसी ने बता दी उसके आधार पे आप वर्तमान चीज़ को जज करते हो कि अच्छा लड़की है तो घर का काम ही करेगी, या इसको लड़की है तो उसको तो मैथ थोड़े आता होगा। ये आपका पूर्वाग्रह है और जब ये टूटता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति को ही हम विभेद कहते हैं कि जो आपके दिमाग में पहले से पूर्वाग्रह आ रहा है कि लड़की जो है कुछ नहीं कर सकती है और जब लड़की कुछ कर देगी तो आप उसकी व्यवहारात्मक अभिवृत्ति को दिखाएंगे। आप व्यवहारों के माध्यम से जब उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपको नहीं पता, आप नहीं जाना कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसको बोल दिया कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं जाना है। मतलब उसकी काबिलियत को बाद में देखा, पहले अपनी सोच को जो कहीं से बनकर आई थी उसको उसके ऊपर थोप दिया गया या बता दिया गया, उसके अनुसार उसको सांचे में बना दिया गया। तो यही होता है विभेद, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे भेदभाव और असमानता के मध्य अंतर समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं एक ही है। जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं कि पहले से सोची समझी गई या फिर पहले से जो चली आ रही मान्यताएं परंपराएं दिमाग में जो जीन बाई जीन ट्रांसफ़र की जा रही है, जब वो होगा तब आपका भेदभाव होगा। और भेदभाव जो है वो हमेशा समूह, वर्ग, श्रेणी के आधार पर किया जाता है। जैसे कि हम एक खास, मान लीजिए कि वर्ग को कह दें, जैसे हम लोग खास वर्ग में यहाँ पर महिला लेते हैं कि महिलाएँ जो हैं, मान लीजिए कि मैथ में अच्छी नहीं होती हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो महिलाएं मैथ में अच्छी नहीं होती तो उसमें जो अच्छी होगा भी, तो चूँकि आपने पूरी की पूरी जाति के लिए सोच लिया है, तो ये आपका भेदभाव है कि आप सोच रहे हैं कि दूसरी कोई भी महिला उसमें अच्छी नहीं हो सकती। तो पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के तौर पे आप ऐसा कहते हैं। और असमानता क्या होती है? असमानता क्या होता है कि आपको जब कोई चीज़ है और वो आपको मतलब प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक, उपलब्धता नहीं है, तो जो वास्तविक चीज़ है उसके बीच में संतुलन या समानता की कमी। जैसे आप देखेंगे असमानता कहाँ है? शैक्षिक क्षेत्र में असमानता है, आर्थिक क्षेत्र में असमानता है, मतलब कि वहाँ पर आपको जितना उसको मिल रहा है उतना आपको नहीं मिल रहा है, इक्विटी की बात नहीं हो पा रही है, तो वो असमानता आएगा। और जब आपने क्या किया है, अपनी सोच, रूढ़िबद्ध धारणाओं को, अपने पूर्वाग्रहों को एक साथ कंबाइन करके किसी एक जाति, समूह, श्रेणी के ऊपर लागू कर दिया, तो ये भेदभाव है। क्लियर?
विभेद, चूँकि आपसे प्रश्न में विभेद ही पूछा है, तो विभेद क्या है कि आपके जो डिप्राइव्ड यूज़ ऑफ राइट्स होते हैं वही आपके विभेद होते हैं। विभेद कई तरीक़ों से हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसलिए उसका पूरा बना दिया क्योंकि इन्होंने ये नहीं दिया कि लैंगिक विभेद बताइए कि कौन सा बताइए। तो सबसे पहला जेंडर के आधार पर आप सबसे पहला बताएंगे, कास्ट के आधार पर, क्रीड के आधार पर, माइनॉरिटी के आधार पर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, लैंग्वेज, इसके अलावा भी कई सारे भेदभाव हैं जो आप विभेद हैं जिसको आप लिख सकते हैं। जेंडर के आधार पर होने का मतलब है कि वो लड़का है कि लड़की, कास्ट में है तो SC ST OBC EWS क्या है वो देख लीजिए, क्रीड है तो भाई आपका पंथ क्या है, समुदाय क्या है, उसके आधार पर, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी में आपको भी पता है क्रिश्चियन आते हैं, पारसी आते हैं, ईसाई आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, ठीक। कुछ लोगों की तो जनसंख्या भी काफ़ी है लेकिन फिर भी माइनॉरिटी में है, तो ये तो ठीक है, सेंसस आया नहीं अभी तक 2011 के बाद से अभी तक, हालांकि हर 10 साल में सेंसस होता है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जिसकी हमने बात की कि आर्थिक तौर पे भी असमानता काफ़ी देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्षेत्र हैं किसके, विभेद के। विद्यालय के नीति निरीक्षण को परिभाषित करिए। तो यहाँ पर देखिए, पॉलिसी ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल क्या होता है, पॉलिसी ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल, नीति निरीक्षण का सीधा सा अर्थ होता है कि विद्यालय में जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनका निरीक्षण कैसे करेगा, कौन करेगा, ठीक। तो नीति निरीक्षण क्या है, घटनाओं का, अगर हम निरीक्षण की बात करें सिर्फ, तो ये घटनाओं का बारीकी और क्रमबद्ध तरीके से अवलोकन करना कहलाता है। ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं किसी भी इवेंट का, चाहे जैसे मान लीजिए अगर हमने अपने विद्यालय में कह दिया कि भाई यहाँ पे कोई भी लैंगिक भेदभाव जैसी चीज़ें नहीं होंगी, तो हमने नीति बना दिया। अब निरीक्षण के लिए हमने एक टीम बना दी कि जाओ देखो, पता करो कि कहीं हो तो नहीं रहा ऐसा विद्यालय में। तो निरीक्षण टीम जाएगी, वो देखेगी क्लास में कि टीचर का बोल क्या रहे हैं टीचर, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, बच्चे आपस में कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट तो नहीं किया गया है। तो ये निरीक्षण है, मतलब जो नीति बनाई गई उसका निरीक्षण करना। विद्यालय की नीति निरीक्षण का आशय है कि विद्यालय की वो नीतियाँ जो विद्यालय में सभी प्रकार का एक सर्वोत्तम, जो विद्यालय को क्या बनाती हैं, एक बेस्ट प्लेस बनाती हैं, जो कि लिंग असमानता को रोकता है, ठीक। इन नीतियों में कुछ नियम और कानून होते हैं जिनका विद्यालय समय समय पर निरीक्षण करता रहता है कि ये चीज़ें आ तो नहीं रही हैं, हो तो नहीं रही हैं। नीतियाँ जो विद्यालय में लिंग असमानता को समाप्त करती हैं। असल में ये जो पेपर बनाने वाले हैं इनको पता तो है कि भाई हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर बनाएं, लेकिन प्रश्न पत्र जब सोच रहे हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको इतना छोटा लिखा जाए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए इन्होंने इसमें जो है दिया नहीं है और सिर्फ लिख दिया कि भाई विद्यालय के नीति निरीक्षण बताइए, क्योंकि आपको इसको जब भी बताना है तो इस पेपर से रिलेट करके ही बताना है। तो आप इसको लिंग असमानता को कैसे समाप्त करेगा, विद्यालय का नीति जो आपका निरीक्षण होगा। तो बालिकाओं को बेहतर सुविधाएं देकर के कैसी नीतियां आप बनाएंगे कि बालिकाओं के लिए अच्छी सुविधाएं करेंगे, हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखते हुए, शिक्षा स्तर में वृद्धि करके आप एक विद्यालय के तौर पे महिला सशक्तिकरण, ठीक है, मतलब कि शक्ति का जो विस्तार करेंगे उसका समर्थन करके, प्रोत्साहित करके और समान अवसर प्रदान करके, ठीक है। नेक्स्ट है लिंग शिक्षा हेतु विद्यालयी पाठ्यक्रम अभ्यास क्या है, मतलब जो जेंडर एजुकेशन है उसके लिए आपका स्कूल करिकुलम प्रैक्टिस क्या है, स्कूल करिकुलम प्रैक्टिस फॉर जेंडर एजुकेशन। तो लिंग शिक्षा हेतु विद्यालय क्या है, एक अभिकरण है, आप सबको पता है, क्योंकि जेंडर एजुकेशन जहाँ से मिलता है, समाज, सोसाइटी, फैमिली एंड स्कूल, विद्यालय भी वो एक स्थान है जहाँ पे हमको वो समाजीकरण सिखाया जाता है। विद्यालयी पाठ्यक्रम अभ्यास के माध्यम से कई जगह लैंगिक भेदभाव और असमानता जैसी कुरीति भी क्या होती है, दिखती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखेंगे जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में भी कई जगह लैंगिक भेदभाव के जो है वो हमको खुशबू नज़र आती है और वो दिखाई भी देती है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को लिंग न्याय सम्मत बनाना जो निम्न तरीकों से हो सकता है, मतलब उसको क्या करना, दोनों के लिए बराबर करना। पाठ्यचर्या सामग्री में परिवर्तन करके अधिगम सामग्री बदलकर निर्देशन की भाषा और साक्षरता को एवं मूल्यांकन एवं आकलन के तरीके, ये वो तरीके हैं जिसके माध्यम से जो आपका विद्यालयी पाठ्यचर्या अभ्यास है जो लिंग की शिक्षा दे रहा है, लिंग शिक्षा, उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं।
नकारात्मक प्रभाव क्या है। अब दोबारा से देखिए, इन्होंने बस नकारात्मक प्रभाव क्या है लिख दिया। अब किससे संबंधित है वो इनको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर तो इनको सिर्फ 2 ही देने हैं। तो नकारात्मकता एक ऐसी प्रवृत्ति है जो निम्नतर, अरुचिपूर्ण एवं संशयवादी है। नकारात्मकता की अगर हम बात करें तो निगेटिविटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये एक ऐसी आपकी एटीट्यूड, ऐसी प्रवृत्ति है जो कि अरुचिपूर्ण और संशयवादी है। नकारात्मकता को हमेशा हम एक निगेटिव साइड से देखते हैं। तो ये एक निराशावादी आपका क्या है, व्यवहार है। ठीक। और जब भी यही व्यवहार का प्रयोग हम अपने आसपास की घटनाओं को जोड़कर देखते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि वी परसीव द वर्ल्ड एज वी आर, मतलब हम इस दुनिया को उस नज़रिए से देखते हैं कि हम जैसे होते हैं, हमारा जो हमारे अंदर चल रहा होता है। अगर हम निगेटिव हैं तो हमें उसमें निगेटिविटी दिखेगी। तो ठीक ऐसे ही अगर आपका व्यवहार नकारात्मकता की तरफ है तो आप दुनिया की हर एक घटनाओं को अपने उस नकारात्मक रवैये से जोड़कर देखेंगे, और यही जोड़ना उस प्रभाव को जन्म देता है। तो यही क्या कहलाएगा, नकारात्मक प्रभाव कहलाएगा। यह एक ऐसा व्यक्तित्व परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति के अंदर, अब ये व्यक्तित्व परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, ये जो यहाँ पर है ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्रोध, घृणा, अवमानना, भय, घबराहट, नकारात्मक भावना, और ये जो व्यक्ति के अंदर उसकी पर्सनालिटी में आ गई। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसका प्रभाव पड़ेगा असंतोष का उच्च स्तर होना, संकट, चिंता, और लोगों में और समाज में वही देखना। और इतना ही नहीं, अगर थोड़ी सी बात है तो उसको भी समाज में, जिसको तेल मसाला कहते हैं, उसको लगा करके नकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करना कि हम तो नकारात्मक हैं ही, तुम भी वो नकारात्मकता को ले लो। ठीक। इसीलिए जो लोग नकारात्मक हैं उनसे सदैव दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनके नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे जो आप चाहें या ना चाहें लेकिन आपके अंदर आ जाएंगे। इन प्रभावों के कारण ही हमें नगर व ग्रामीण पर्यायवास में अंतर देखने को मिलता है। अब ये जो नकारात्मकता की बात किया गया है ये आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसको आप इसमें अंत में ज़रूर दे दें ताकि उनको भी याद आ जाए। तो इन प्रभावों के कारण ही हम नगर व ग्रामीण पर्यायवास में अंतर हमें देखने को मिलता है, कि जो निगेटिविटी होती है उसके कारण। विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में ग्रामीण शहरी विभेद, मतलब अब इस प्रश्न को समझिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो एनरोलमेंट होता है गर्ल्स का, उसमें रूरल एरिया गांव में कैसा होता है, अर्बन एरिया शहर में कैसा होता है, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है, यही पूछा है। तो 2011 की जनगणना कहती है कि 48.5% पूरी जनसंख्या में महिलाएं हैं। RTE 2009 के आने के बाद नामांकन जो एनरोलमेंट है स्कूल के अंदर उसमें वृद्धि हुई है। अब जब वृद्धि हुई है तो अब हम देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है। ग्रामीण की बात करें, गांव की बात करें अपने, तो यहाँ पर जो एडल्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, देखिए अगर शहर की बात करें तो शहर का मैंने अभी आपको बताया था 76.9% औरतें वहाँ पर साक्षर हैं। कितना है, 76.9%, और इसका आधा ही महिलाएं जो है गांव पे शिक्षित हैं। मतलब कि गांव का जो एडल्ट फीमेल लिटरेसी रेट है वो आपका 38.4 है, जस्ट हाफ ऑफ द रूरल एरिया, अर्बन एरिया। और शहर में कितना है एडल्ट फीमेल लिटरेसी रेट, 76.9। तो गांव का सिर्फ और सिर्फ आधा। तो दोनों याद रखने की बजाय सिर्फ शहर का याद रखिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा एग्जाम में उतना लिख दीजिएगा गांव में, अगर प्रश्न पूछता है। अगर हम ग्रामीण मेल की बात करें तो देखिए मेल भी हैं, ग्रामीण मेल भी पीछे हैं। 74% मेल गांव में ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, मेल लिटरेसी रेट, और शहर के मेल जो है 88.3% क्या है आपके लिटरेट हैं। तो मेल में भी ये संख्या देखने को मिल रही है। तो ये जो विभेद है ये यहाँ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम ये 70 तो क्रॉस है, बट महिलाओं का तो 38%, 40% भी नहीं है। तो इनकी समस्या ज़्यादा गंभीर है। तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि ग्रामीण शहरी विभेद, तो ये आपका विभेद को ही दर्शाता है। ठीक। अब ये जो विभेद को दर्शाता है तो बस आगे आपको इसी को क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। आप लिख कैसे सकते हैं एक्सप्लेन करके कि नामांकन में विभेद जो है वो क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन की संख्या कम है जिसके कई कारण हैं। तो वही रीजंस जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, भेदभाव, रूढ़िबद्धता, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, यही सारी चीज़ें। अगर आप इसको जो इसका फैक्ट है, इसके फैक्ट को याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मेल में भी कम है, फीमेल है, लेकिन फीमेल की स्थिति ज़्यादा जो है संवेदनशील है, ज़्यादा गंभीर है। जो गाँव
में रहने वाली महिलाएं होती हैं। क्लियर है? तो चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब बाकी जो है आप देख रहे हैं कि आज हमने 11 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और हम 28 पर नियर अबाउट हमने 18 क्वेश्चन 18-19 क्वेश्चन को यहाँ कवर कर लिया है। इसके बाद के जितने आपके क्वेश्चन बचे हैं, चाहे वो 2018 का पेपर हो या 19 का पेपर हो, तो उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं अब उनको हम एक वीडियो में ख़त्म करके आपका ये जो है इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपकी काफ़ी हेल्प करी होगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।